जैन फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेडलॉक। पार्लियामेंट में जब बिल इंट्रोड्यूस होता है तो डेडलॉक की कंडीशन कैसे अराइज होती है। आपको हमने बताया था 3 तरह के डेडलॉक होते हैं, वो कंडीशंस कैसे आती हैं, उनको रिजोल्व कैसे किया जाता है, ये सब चीजें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो मैं यहां पे पहले कंसिडर कर लेता हूं 2 हाउस, एक हमारे पास हाउस 1 है और एक हमारे पास क्या है, हाउस 2 है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो हाउस 1 है इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे इंट्रोडक्टरी हाउस, या फिर आप बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन हाउस। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, इंट्रोडक्शन हाउस, यानी कि जहां पे आपने इंट्रोड्यूस किया। ऑर्डिनरी बिल के केस में ये लोकसभा भी हो सकता है, ये राज्यसभा भी हो सकता है। मनी बिल के केस में जो फर्स्ट हाउस होगा वो हमारे पास क्या होगा, लोकसभा, क्योंकि मनी बिल को हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कहां पे, लोकसभा में। राज्यसभा में उनको पास करना ही होता है, ये एक फॉर्मेलिटी होती है। फाइन, तो इसको मैंने बोल दिया इंट्रोडक्शन हाउस। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसमिटेड हाउस। तो दूसरे वाले हाउस का हम बोल देंगे ट्रांसमिटेड हाउस। बताइए यहां तो कोई डाउट, ट्रांसमिटेड हाउस। अब देखिए 3 कंडीशन यहां पे पॉसिबल हो सकती हैं डेडलॉक की। वो 3 कंडीशन कौन सी होती हैं, तो मैं यहां पे नाम देता हूं। कंडीशन नंबर 1 हो जाएगी यहां पे, कंडीशन नंबर 2 हो जाएगी, कंडीशन नंबर 3। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो इंट्रोडक्टरी हाउस है उसने क्या कर दिया है, बिल को पास कर दिया है। चलो ऐसे कर लेते हैं, एक बिल आया, हाउस 1 ने क्या कर दिया, पास कर दिया, और हाउस 2 ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। हाउस 1 ने पास कर दिया और हाउस 2 ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब अब हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, डेडलॉक की कंडीशन आ गई। दूसरे केस में क्या हो सकता है कि जो हाउस 1 है इसने पास कर दिया, अब जो हाउस 2 है वो कह रहा है कि हम पास तो कर देंगे, पास की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं, आप हमारी इन रिकमेंडेशंस को मान लीजिए, हम इसको पास कर देंगे। तो हुआ क्या कि जब बिल हाउस 2 में गया तो हाउस 2 से रिकमेंडेशन जाती है कहां पे, हाउस 1 में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिकमेंडेशन दी, बिल बैक टू हाउस 1, बिल बैक टू हाउस 1 विद रिकमेंडेशंस। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब इन्होंने रिकमेंडेशन भेज तो दी, अगर हाउस 1 ने एक्सेप्ट कर ली तो राज्यसभा पास कर देगी, डेडलॉक नहीं होगा। डेडलॉक होगा कब, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भैया हम कुछ रिकमेंडेशंस दे रहे हैं और जो हाउस 1 है वो कह रहा है मैं नहीं मानता, हाउस 1 कह रहा है हम नहीं मानते। तो यहां पे कब आएगा डेडलॉक, जब ये कहेंगे कि हम ये रिकमेंडेशंस नहीं मानते, हम नहीं मानते आपकी रिकमेंडेशंस। लिख देता हूं मैं, हम नहीं मानते आपकी रिकमेंडेशंस, हम नहीं मानते आपकी रिकमेंडेशंस। तो भैया हो क्या गया, अब हो गया डेडलॉक यहां पे, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन हो सकती है कि पहले हाउस ने क्या कर दिया, पास कर दिया, और दूसरे वाला जो हाउस है उसने क्या कर दिया, बिल को विद होल्ड कर लिया, और 6 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, 6 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, उन्होंने ना तो बिल को रिजेक्ट किया है ना ही कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। तो इन तीनों केसेस में, यानी कि मैंने आपको बताया केस 1 में क्या है, बिल H1 में पास, H2 में रिजेक्ट। दूसरे वाले में क्या हुआ, H1 में पास हुआ, H2 में गया तो वो बोले कि हमारी कुछ रिकमेंडेशन है, लेकिन जो H1 वाले हैं वो कह रहे हैं हम नहीं मानते। तीसरे वाले केस में क्या हुआ, H1 में पास हो गया, लेकिन जब वो H2 में गया तो वहां पे क्या हुआ, वहां पर बिल को 6 महीने से ज्यादा समय तक रख लिया गया। तो इन केसेस में दोस्तों क्या होता है, डेडलॉक आ जाता है, इन केसेस में डेडलॉक आ जाता है। क्लियर है यहां पे। तो दोस्तों ये हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं किसकी, डेडलॉक की। सो दीज आर दी कंडीशन फॉर दी डेडलॉक। क्लियर है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि इसमें किसी भी स्टूडेंट को यहां पर कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर है। तो हमने यहां पे 3 कंडीशन डिस्कस की हैं डेडलॉक की। तो ये कंडीशंस मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। तो इन कंडीशंस को हम एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो
पहले क्या हुआ, हाउस वन ने पास कर दिया, पहले क्या हुआ, हाउस वन ने पास कर दिया। तो हाउस वन ने क्या किया दोस्तों, हाउस वन ने कर दिया पास। तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप लोगों को देखने में थोड़ा सा मजा आए, इंटरेस्टिंग लगे, और कुछ नहीं है। तो हाउस वन ने क्या कर दिया भैया, पास कर दिया, हाउस वन ने कर दिया पास। लेकिन हाउस टू में जब ये गया तो हाउस टू ने क्या कर दिया, हाउस टू ने कर दिया रिजेक्ट, हाउस टू ने क्या कर दिया, रिजेक्ट। तो अगर ऐसा हो गया तो ये कंडीशन किसकी हो गई, डेडलॉक की। बताइए, इसमें कोई डाउट। H1 ने पास कर दिया, H2 ने रिजेक्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, डेडलॉक हो गया। उसके बाद देखो दूसरे केस में क्या हुआ कि जो H1 है इसने तो क्या कर दिया, पास कर दिया। H1 कह रहा है भाई हमने तो पास कर दिया बिल को, तो H1 ने क्या किया, बिल को पास कर दिया। लेकिन जो H2 है, H2 वाले क्या कह रहे हैं कि भैया हमारी कुछ रिकमेंडेशंस हैं, हमारी कुछ रिकमेंडेशंस हैं, उन्होंने बिल को वापस भेज दिया। लेकिन अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आ गई कि जो हाउस वन वाले हैं वो कह रहे हैं हम नहीं मानते, हम नहीं मानते आपकी रिकमेंडेशंस, हम नहीं मानते आपकी रिकमेंडेशंस। तो भैया अब बताओ, अब इसमें क्या होगा, इसमें भी हमारे पास डेडलॉक हो गया। थर्ड केस में क्या है कि जो H1 हाउस है, जो H1 हाउस है इसने तो क्या कर दिया, पास कर दिया। लेकिन जो H2 हाउस है उसने क्या किया, उसने बिल को अपने पास रख लिया। ना तो उसने बिल को रिजेक्ट किया, ना ही उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी। 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, इन्होंने बिल को अपने पास रख लिया है, इन्होंने बिल को अपने पास रख लिया है। तो दोस्तों ये कंडीशन हमारे पास किसकी आ गई, डेडलॉक की। बताइए, तो मेरे हिसाब से किसी भी ब्रदर को या सिस्टर को कोई भी डाउट यहां पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे, और कोई बात नहीं है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो ये 3 कंडीशन हमारे पास किसकी आ जाती हैं, डेडलॉक की कंडीशन हमारे पास आ जाती हैं। तो इनको आप अपनी कॉपी में साथ के साथ नोट भी करते रहिए। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है भाई? अब मेरे हिसाब से थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद होता क्या है, इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब किसके पास जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब जाएंगे प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट साहब। तो प्रेसिडेंट से बोलेंगे कि प्रेसिडेंट साहब आप एक काम करो, ज्वाइंट सिटिंग बुला लो। अब ज्वाइंट सिटिंग में क्या होता है, लोकसभा के मेंबर भी होंगे, राज्यसभा के मेंबर भी होंगे। तो प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, ज्वाइंट सिटिंग बुलाएंगे। प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, ज्वाइंट सिटिंग बुलाएंगे। अब प्रेसिडेंट साहब पूछ रहे हैं मोदी साहब से कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ है कि मैं ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता हूं। यस। तो मोदी साहब कहते हैं ऐसा लिखा हुआ है, और ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 108 में। किसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल 108 में लिखा हुआ है। दूसरी बात, मोदी साहब जो भी प्रेसिडेंट साहब को बोलेंगे क्या उनको वो मानना पड़ेगा? हाँ, मानना पड़ेगा। ऐसा कहां पे लिखा हुआ है, आर्टिकल 74 में, कि जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वो जो भी एड और एडवाइस देगा वो बाइंडिंग होती है, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव बाइंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब इसके बाद मामला आ गया ज्वाइंट सिटिंग का। अब देखो ज्वाइंट सिटिंग में क्या होगा, ज्वाइंट सिटिंग में आपके पास लोकसभा के मेंबर भी होंगे, और इसमें क्या होंगे, राज्यसभा के मेंबर भी होंगे, दोनों मेंबर होंगे। अब कोई ना कोई तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहिए ना। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो कौन होगा? तो यहां पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो होगा लोकसभा का स्पीकर। तो जो लोकसभा का स्पीकर होगा वो यहां पे क्या होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। ऐसा कहीं लिखा हुआ है? यस, ऐसा लिखा हुआ है। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों आर्टिकल 118 में। बताइए, यहां तो कोई डाउट? अब मुझे बताओ, मोटे मोटे तौर पे देखो, मोटे मोटे तौर पे आपको पता है कि 552 सीट कहां पे है, लोकसभा में है। राज्यसभा में कितनी है, 250 है। तो मोटे मोटे तौर पे, मतलब सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, तो मेरे पास यहां पे तकरीबन 800 मेंबर हो गए। अब मैं क्या करूंगा, जो एंटायर लेजिस्लेटिव प्रोसेस था उसको हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। अब यहां पे क्या होगा, यहां पर एंटायर लेजिस्लेटिव प्रोसेस विल बी रिपीटेड। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी। अब देखो,
हाउस 1 ने तो पास कर दिया था। अब ऐसा तो नहीं है कि हाउस 2 को सारी की सारी बातों से क्या ऑब्जेक्शन है, तो जिन जिन बातों पे ऑब्जेक्शन होगा, जिन जिन क्लोज पे ऑब्जेक्शन होगा, उसी को क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, उसी पे क्या होगा, डिबेट होगा। और उसके बाद क्या होगा, ये सब हो जाने के बाद फिर क्या होगा, उसके बाद होगी सिंपल वोटिंग। अगर मान लीजिए ग्रेटर देन 50%, तो मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं सिंपल मेजोरिटी की। किसकी बात कर रहा हूं, सिंपल मेजोरिटी की। प्रेजेंट प्लस वोटिंग, अगर 50% से ज्यादा वोट आ जाते हैं, मतलब एक भी वोट अगर ज्यादा आ गया तो क्या होगा, वो बिल पास माना जाएगा। तो ये दोस्तों क्या है, ये हमारे पास है डेडलॉक को ब्रेक करने का तरीका। पीएम साहब क्या करेंगे, पीएम साहब एडवाइस देंगे किसको, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, ज्वाइंट सिटिंग बुलाएंगे। ज्वाइंट सिटिंग में क्या होगा, लोकसभा के मेंबर भी होंगे, राज्यसभा के मेंबर भी होंगे, तो कोई ना कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो चाहिए। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन बन जाएगा, लोकसभा का स्पीकर बन जाएगा। लिखा हुआ है, यस, आर्टिकल 118 में लिखा हुआ है। तो क्या होगा, पूरा का पूरा लेजिस्लेटिव प्रोसेस क्या होगा, रिपीट होगा। जैसे आपको पता है फर्स्ट रीडिंग होती है, सेकंड रीडिंग होती है, थर्ड रीडिंग होती है। जब डिबेट और डिस्कशन की बात आएगी तो जहां जहां पे डिस्प्यूट है, जहां जहां पे कॉन्फ्लिक्ट है, उसको डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद सिंपल मेजोरिटी से अगर बिल पास हो जाता है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, अगर आप इस मेथड को ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या कहा, ग्रेटर देन 50%। मान लो मोटे मोटे तौर पे मेरे पास 800 टोटल नंबर स्ट्रेंथ है, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो ये मेरे पास कितना आ गया, 400 आ गया। तो अगर मान लीजिए हमारे पास 401 मेंबर क्या कह देते हैं, आइज 401 मेंबर क्या कह देते हैं, आइज, तो उस केस में क्या होगा, ये बिल पास माना जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो लोकसभा में जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसके पास क्या होते हैं, नंबर ज्यादा होते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि भैया लोकसभा में ज्यादा मेजोरिटी है मोदी साहब की, तो राज्यसभा में भी उनके पास मेंबर्स क्या हों, ज्यादा हों, ऐसा हो सकता है। अगर राज्यसभा में भी स्ट्रेंथ नहीं है तो वो बोल देते हैं कि भैया इस बिल के ऊपर आप क्या है, वोटिंग कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। तो अगर आप ध्यान से देखें, क्या हम हर बिल पे ऐसा कर सकते हैं, मतलब मान लो कोई भी हमने बिल लाया तो मोदी साहब के पास तो क्या है, लोकसभा में मेजोरिटी है, लोकसभा में तो पास हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, राज्यसभा वाले अगर पास नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे, ज्वाइंट सिटिंग कर लेंगे। लेकिन हम ऐसा हर बार नहीं करते हैं, हम ऐसा हर बार नहीं करते हैं, क्योंकि हमें स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म को भी मेंटेन करके रखना है। नहीं तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, ये जो डेमोक्रेसी है, ये डिक्टेटरशिप बन जाएगी। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। अब ऐसा अगर आप देखें तो मोटे मोटे तौर पर जो ज्वाइंट सिटिंग हुई है, वो जो मेन बिल मैं आपको बता देता हूं। एक था हमारे पास डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, तो ये बात है सन 1961 की। तो उस समय पे क्या हुआ था, ज्वाइंट सिटिंग हुई थी, लोकसभा राज्यसभा इन दोनों की ज्वाइंट सिटिंग हुई थी। इसके अलावा एक और बिल है, आपने शायद पढ़ा भी होगा, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो फैकल्टी ने जरूर आपको बताया होगा, काफी फेमस है, ये रिपील्ड हुआ था एक बिल, उसका नाम है बैंकिंग सर्विस। इस बिल का नाम है बैंकिंग सर्विस कमीशन, बैंकिंग सर्विस कमीशन। ये रिपील हुआ था, एक्चुअली में ये बिल बन गया था, इसको रिपील किया गया था बिल। और ये बात है 1978 की। कब की बात है दोस्तों, ये 1978 की। इसके अलावा एक और काफी फेमस आपने सुना होगा, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ये कब की बात है, ये बात है सन 2002 की। मैं लिख भी देता हूं इसकी फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्रिवेंशन, इसकी फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी। तो ये दोस्तों मोटे मोटे तौर पे ये बिल है हमारे पास। डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट है, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल है और पोटा है। ठीक है, तो इन बिल्स पे क्या हुआ था, ज्वाइंट सिटिंग हुई थी, डेडलॉक को ब्रेक किया गया था। क्लियर है। तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में ये बताया है कि अगर हमारे पास डेडलॉक आ जाता है तो उस डेडलॉक को हम किस तरह से क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे ये बताया कि हमारे पास जो डेडलॉक होता है वो हमारे पास मोटे मोटे तौर पे 3 तरह का होता है। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का हमारे पास होता है। तो पहला आपको मैंने बताया कि भैया
H1 ने क्या कर दिया, H1 ने पास कर दिया, ठीक है, और जो H2 है उसने पास नहीं किया, ठीक है। दूसरे केस में क्या था, दूसरे केस में H1 ने क्या कर दिया, पास कर दिया, H1 ने क्या कर दिया, पास कर दिया, लेकिन क्या हुआ, H2 वाले बोलते हैं कि हमारी कुछ रिकमेंडेशंस हैं, हमारी कुछ रिकमेंडेशंस हैं, लेकिन ये कहना है कि हम आपकी रिकमेंडेशंस नहीं मानते, डेडलॉक आ गया। तीसरे केस में क्या है, H1 ने पास कर दिया, लेकिन इन्होंने 6 महीने से ज्यादा टाइम तक इसको क्या किया, अपने पास रख लिया। तो इन केसेस में दोस्तों क्या होता है, इन केसेस में डेडलॉक हो जाता है। और इसको ब्रेक कैसे किया जाता है, प्रेसिडेंट साहब जब ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं तो उस समय पे इसको ब्रेक किया जाता है। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आई होप आपको यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा।